जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आज के इस टॉपिक में हम इन दोनों ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे बेटा। विल टॉक अबाउट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया इन डिटेल। स्ट्रक्चर किस तरह की है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल क्रिस्टी है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैं वो क्या होते हैं, और फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया के सेल में फंक्शंस क्या होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम राइबोसोम्स बेटा, देखिए राइबोसोम्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो हर सेल में मौजूद होते हैं। कोई ऐसा सेल ही नहीं है, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोटिक और अ यूकैरियोटिक, चाहे वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है या फंजाई का सेल है या बैक्टीरिया का सेल है, हर एक सेल में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। सो हम यहां से ही अपनी कॉन्वर्सेशन का आगाज करेंगे रिगार्डिंग द राइबोसोम्स, कि इनकी जो प्रेजेंस है राइबोसोम्स की बेटा, वो हर एक सेल में होती है। दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स, ऑलमोस्ट ऑल सेल्स। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि इनकी लोकेशन क्या होती है, सेल में ये कहां पे बनते हैं और कहां पे मौजूद होते हैं, या जहां पे बनते हैं वहां पे ही रहते हैं, ये ट्रेवल करते हैं सेल के अंदर। देखिए एज फार एज देयर फॉर्मेशन इज कंसर्न्ड, इनकी जो फॉर्मेशन है, जो इनका बनना है बेटा, दिस अकर्स इन द न्यूक्लियोलस। रिमेंबर दैट न्यूक्लियोलस इज द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर वो डार्करली स्टेन्ड एरिया जो है उसको बेटा हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। सो ये जो राइबोसोम्स हैं ये एक्चुअली न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, और न्यूक्लियोलस में बनने के बाद देन दे ट्रेवल टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस से न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ये बेटा साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, जहां आके ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर इनकी दो लोकेशंस हो सकती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग मौजूद होंगे, आजाद चलते फिर रहे होंगे, कहीं भी आपको साइटोप्लाज्म में ये नजर आ सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी इनकी ये हो सकती है कि बेटा दे माइट बी अटैच्ड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड भी नजर आ सकते हैं। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते ही इसलिए हैं बेटा क्योंकि उनके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और उनकी जो एक ओवरऑल अपीयरेंस है वो थोड़ी सी रफ किस्म की आती है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर एज वेल। इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। आपको ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये सेपरेटली भी बनाने आने चाहिए और इकट्ठे भी बनाने आने चाहिए। इनका जो एक पार्ट है उसको हम कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। नाउ दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम्स एक्चुअली दो सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं, तो इनका जो छोटे वाला पार्ट है, छोटे वाला सब यूनिट है, उसको बेटा हम बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट, और इस स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर एक बड़ा सब यूनिट मौजूद होता है। उस सब यूनिट को बेटा हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट। तो ये दो सब यूनिट्स एक्चुअली मिल के राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। अब एक और इंटरेस्टिंग बात राइबोसोम्स के हवाले से ये है कि देखिए जब ये फंक्शन कर रहे होते हैं ना, जब ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनका काम भी हम अभी पढ़ेंगे, जब ये काम कर रहे होते हैं, जब ये अपनी ड्यूटी पे होते हैं, अपने ऑफिस आवर्स में होते हैं, तो ये दोनों सब यूनिट्स इकट्ठे रहते हैं। ये दोनों सब यूनिट्स इकट्ठे मौजूद होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। बट द मोमेंट इनका फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, व्हेन दे हैव नथिंग टू डू, तो ये रेस्ट फेज में चले जाते हैं, आराम करने चले जाते हैं। एंड व्हेन दे स्टार्ट रेस्टिंग, ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये हमारी पहले इमेज की तरह, इमेज के पहले पार्ट की तरह अलग अलग हो जाते हैं। एंड व्हेन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग अ फंक्शन, हमारे सेकंड इमेज की तरह ये इकट्ठे होके फिर दोबारा से अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इनकी कंपोजिशन के हवाले से भी एक दो बातें हैं दैट आई वांट टू शेयर विद यू पीपल, जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो राइबोसोम्स हैं उनकी कंपोजिशन के हवाले से आपको ये याद रखने की जरूरत है कि ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। They are composed of two things. The one is the ribosomal RNA and the other is the proteins. एक्चुअली राइबोसोम्स के अंदर 50% राइबोसोमल आरएनए होता है और 50% प्रोटीन्स होती हैं। सो आधा हिस्सा इन सब यूनिट्स का
प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और आधा हिस्सा इन सब यूनिट्स का राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना हुआ है। बेटा राइबोसोम्स के हवाले से आखिरी बात कि इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेल में मौजूद किस लिए होते हैं, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए एक बात समझ लीजिए आज रिगार्डिंग द सेल बायोलॉजी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, उनमें जितने भी सेल्स हैं ना, हर सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है ना, उसके बैकएंड पे कहीं ना कहीं कोई प्रोटीन होती है। हर फंक्शन के बैकएंड पे कहीं ना कहीं कोई प्रोटीन होती है। प्रोटीन के बगैर हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स में कोई भी फंक्शन हो ही नहीं सकता। कोई भी आप केमिकल प्रोसेस देखेंगे उसका एंजाइम प्रोटीन होगा, कोई भी एंजाइम देखेंगे उसके कोफैक्टर्स में भी जो है वो प्रोटीन्स हो, को एंजाइम्स में भी प्रोटीन्स हो। कोई आप रिएक्शन देखेंगे उसमें जो सबस्ट्रेट होंगे वो आपको प्रोटीन नजर आएंगे। कोई आप रिएक्शन देखेंगे उसमें जो प्रोडक्ट्स बन रही होंगी वो आपको प्रोटीन नजर आएंगी। कोई आप ऑर्गेनेली देखेंगे उसकी कॉम्पोजिशन में प्रोटीन्स मौजूद होंगी। कहीं आप मेम्ब्रेन देखेंगे वहां आपको कैरियर प्रोटीन्स नजर आएंगी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स नजर आएंगी, एंटीबॉडीज का आप जिक्र करेंगे वहां पर आपको प्रोटीन्स नजर आएंगी। अब इतनी लंबी तमहीद बांधने का आप लोगों के साथ मकसद यह है कि प्रोटीन्स का सेल्स में और बॉडीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब टॉपिक हम राइबोसोम्स वाला पढ़ रहे हैं, बाद में आपके साथ प्रोटीन्स की कर रहा हूं। डेफिनेटली आपस में कोई ना कोई लिंक जरूर है इन दोनों का, एंड दैट लिंक इज कि बेटा ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इनका सेल में काम है मेरा बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स को बनाना इनकी जिम्मेदारी है। एक सेल को जितनी भी प्रोटीन्स चाहिए हैं वो सारी की सारी प्रोटीन्स राइबोसोम बनाते हैं। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द राइबोसोम्स कि उन्होंने प्रोटीन बनानी है। देखिए एक्चुअली जो प्रोटीन्स हैं वो बनती हैं अमाइनो एसिड्स के थ्रू। बहुत सारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स जो हैं ये आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने की वजह से प्रोटीन्स बनती हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये अमाइनो एसिड्स को अलाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं और अलाइनमेंट के बाद जो है वो प्रोटीन बना देते हैं। सो ये कुछ इस तरह का प्रोसेस है कि अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं और जब वो इस साइड तक पहुंचते हैं पूरे राइबोसोम से गुजरने के बाद तो वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। राइबोसोम्स के हवाले से आखिरी बात कि मैंने आपके साथ इनिशियली जिक्र किया, ये प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं और यूकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं। तो क्या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स एक जैसे होते हैं? द आंसर इज नो। देखिए प्रोकैरियोट्स सिंपल सेल है, उनके बारे में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे ना वो बहुत सिंप्लीफाइड होगा, बट यूकैरियोटिक आर द एडवांस्ड सेल, एवोल्यूशन के थ्रू बने हैं तो इनमें जो चीज भी मौजूद होती है वो थोड़ी सी एडवांस्ड शेप में मौजूद होती है। अब एज फार एज द राइबोसोम्स आर कंसर्न्ड, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स छोटे होते हैं, यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स बड़े होते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आपको बस ये याद रखना है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स वो बड़े होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो छोटे साइज के होते हैं, स्मॉलर होते हैं। एक्चुअली जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है इसके दोनों सब यूनिट बड़े होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसके दोनों सब यूनिट छोटे होते हैं। तो जब बड़े सब यूनिट मिलते हैं तो वो एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब छोटे सब यूनिट मिलते हैं तो वो एक छोटी स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइबोसोम्स के बाद हमारा दूसरा ऑर्गेनेली बेटा है माइटोकॉन्ड्रिया। वी गोना टॉक अबाउट इट नाउ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और इसका हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में रोल क्या है जी। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहली बात तो आपको इसकी प्रेजेंस के बारे में अंडरस्टैंड करनी होगी कि किन सेल्स में मौजूद होता है और किन सेल्स में मौजूद नहीं होता। देखिए आई एम गोना गिव यू पीपल हिंट कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऐसा ऑर्गेनेली है बेटा जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ऐसा ऑर्गेनेली जिसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब यहां से ही आपको अंदाजा लगाना है कि ये किन सेल्स में मौजूद होगा, किन सेल्स में मौजूद नहीं होगा। आई होप आपने सही अंदाजा लगाया होगा। ये यूकैरियोट्स में मौजूद होता है, प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स की सबसे बड़ी निशानी ही यही है कि उनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, ये सिर्फ यूकैरियोट्स का कैरेक्टर है। सो फ्रॉम दिस लाइन वी कैन कंक्लूड, वी कैन हैव एन आइडिया कि ये सिर्फ जो है यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। एक दो बातें इसके बारे में और देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पास अपना डीएनए भी होता है और अपने
राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये कैरेक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक है, बहुत कम ऑर्गेनेलिस के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। इसके अलावा जो है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स जितने भी हैं उनके पास भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो इसके स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह की नजर आती है। अगर सेल को विजुअली देखें बेटा हम, तो हमें ये इस तरह का नजर आता है। अब यहां पे आपको ये वाला जो मिडिल में एक ऑर्गेनेली नजर आ रहा है, इसको हम बोलते होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये कुछ इस किस्म की शेप का होता है, थोड़ा सा स्फेरिकल, लेकिन अब इन थोड़ी सी लेंथ में, और इसका काम है एनर्जी बनाना, जिसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये इंटरनली कुछ इस तरह का होता है। अगर आप इंटरनली इसको देखें तो आपको इसमें मुख्तलिफ लेयर्स नजर आ रही होंगी। अब ये जो लेयर्स हैं ये एक्चुअली इसकी मेम्ब्रेन्स को डिपिक्ट करती हैं। इसमें बुनियादी तौर पर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। पहली मेम्ब्रेन वो है जो आउटर मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर आपको इंटरनल कुछ इनफोल्डिंग्स नजर आती हैं। नाउ दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर से। सबसे पहली बात जी कि इसकी स्ट्रक्चर में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, और वो दो मेम्ब्रेन्स कौन सी होती हैं? उनमें से एक मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन। मैं ये चाहता हूं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को साथ साथ हम लोग ड्रॉ भी कर लें, ताकि हमें एग्जाम में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। सो हम करेंगे क्या कि साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते जाएंगे और साथ साथ सारे कंपोनेंट्स के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। डायग्राम आप ये वाली भी बना सकते हैं, जो मैं बनाऊंगा आप वो भी बना सकते हैं, जो आपकी बुक में बनी आप वो भी बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम एज वेल। सो यहां पर मैं कोशिश करता हूं इसको ड्रॉ करने की। देखिए आपने इसको कुछ इस शेप में बनाना है, और इस शेप में बनाने के बाद बेटा आपको इसमें डबल मेम्ब्रेन शो करवानी है। तो डबल मेम्ब्रेन के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप इसको ऐसे बना दें। अब इससे थोड़ा सा एक 3D टच भी आ जाएगा और आपकी डायग्राम भी जो है वो काफी बेटर हो जाएगी। अब ये तो होगी आपकी आउटर मेम्ब्रेन। इसको हम लेबल भी कर देते हैं साथ साथ कि ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के बाद दिस इज एक्चुअली, यहां से हमारी इनर मेम्ब्रेन की बात शुरू होती है। बट ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये इतनी सीधी नहीं होती। ये इनर मेम्ब्रेन जो है बेटा, इसने कुछ इनफोल्डिंग्स बनाई होती हैं। हम डायरेक्टली इनफोल्डिंग्स पे चलते हैं, और वो इनफोल्डिंग्स जो है वो कुछ इस किस्म की होती हैं। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कुछ इस किस्म की बनती है। सो हमारी आउटर मेम्ब्रेन ये हो गई, इनर मेम्ब्रेन बेटा ये हो गई। बट अगर आप इनर मेम्ब्रेन को गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर कुछ इनफोल्डिंग्स बनी हुई हैं। उन इनफोल्डिंग्स को बेटा हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। नाउ दिस इज अ स्पेशल टर्म दैट इज यूज्ड फॉर दीज इनफोल्डिंग्स, क्रिस्टी। एक्चुअली ये क्रिस्टी वो जगह है जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। इन क्रिस्टी के अंदर वाला जो मटेरियल है बेटा, ये एक्चुअली फ्लूइड फिल्ड होता है। यहां पर बहुत सारा फ्लूइड मौजूद होता है। जैसे कि मैंने आपके साथ जिक्र किया, इसका डीएनए और राइबोसोम्स अपने होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको राइबोसोम्स भी नजर आएंगे। इसका डीएनए भी आपको यहां पर नजर आएगा इन द स्कैटर्ड फॉर्म। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और उसके बाद क्रिस्टी जो इनफोल्डिंग्स हैं, और जो फाइनल स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है, वो बेटा ये अंदर वाला फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मटेरियल। ये चंद एक बातें हैं जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के हवाले से पता होनी चाहिए। और इसके बाद अब हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ। इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे सेल्स में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम सेल के लिए है एनर्जी प्रोड्यूस करना। अगर एनर्जी नहीं होगी तो सेल सर्वाइव ही नहीं कर सकता, सेल कोई एक्शन परफॉर्म कर ही नहीं सकता। तो ये जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम है, ये सारे का सारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है।
माइटोकॉन्ड्रिया फूड को ब्रेक डाउन करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू और एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिससे पूरा सेल चलता है। इसीलिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी वो जगह जो सेल के लिए एनर्जी बनाती है, जो सेल का पावर हाउस है, जो सेल के लिए पावर जनरेट करती है। आज के लेक्चर की आखिरी बात देखिए, मैंने इनिशियली कहा था कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका डीएनए भी अपना होता है और राइबोसोम भी अपने होते हैं। नाउ इमेजिन एंड अंडरस्टैंड कि ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद तो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, बट बेटा इसके जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो यूकैरियोटिक राइबोसोम से मैच नहीं करते। लाइक ये मौजूद तो साइटोप्लाज्म में है, बट इसके अंदर जो राइबोसोम मौजूद हैं वो उन राइबोसोम से मैच नहीं करते जो बाहर साइटोप्लाज्म में मौजूद है। ये राइबोसोम्स मेरा बेटा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जैसे होते हैं। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक राइबोसोम स्मॉलर होते हैं, तो ये जो राइबोसोम्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, दे आर एक्चुअली स्मॉलर देन the ones that are present in the cytoplasm. So this is a bit of the difference between the ribosomes of mitochondria and the ribosomes present in the cytoplasm. ये आपको याद रखने की जरूरत है। As far as MCQs are concerned, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कोई सवाल हो आप मुझसे पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।